नमस्कार साथियों। देखो, अब अपना अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको पता लगे और आपके सारे के सारे ही ये टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के अंदर, ये पॉइंट हैं, ये समाहित हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखो, इसमें हमारे चैप्टर का नाम है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ताओं की समझ से मतलब हो गया जो सीखने वाले हैं, अधिगम करने वाले हैं। सीखने वाले मतलब कौन? बच्चे। तो बच्चों की समझ। अब विविध से मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, समस्यात्मक बालक भी होते हैं, मानसिक बुद्धि के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी इनकी बना रखी है। मंद बुद्धि बालक हो गए, विशेष बुद्धि बालक हो गए, है ना। इस तरह से कई बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो उनमें जो बालक आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उन बालकों की बात होगी इसके अंदर पर्टिकुलर। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ में सामान्य परिचय, मतलब कि विविध अधिगमकर्ताओं से क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों के अंदर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में सकारात्मक विशेषताएं देखेंगे, नकारात्मक विशेषताएं देखेंगे और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा देखेंगे, कैसे उनको शिक्षा दी जा सकती है और अच्छा वो कर पाएँ, और उन प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं अपन। तो कई सारी चीज़ें प्रतिभाशाली बालकों में हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हमारे सामने आता है समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक के बारे में हमें कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। देखो, ऑलरेडी प्रतिभाशाली बालक है तो उसके बारे में ज़्यादा हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो समस्यात्मक बालक है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। समस्यात्मक बालक को हमें प्रतिभाशाली बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे समस्यात्मक बालकों की विशेषताएँ, उनके प्रकार, समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि, समस्यात्मक बालकों के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों होते हैं ये समस्यात्मक बालक, और समस्यात्मक बालकों की पहचान क्या है। ये सारे बिंदु होंगे कुछ जो समस्यात्मक बालकों में अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में विशिष्ट एवं सामान्य बालक हैं, उनके अंदर अंतर क्या है। बालक देखो, हर कैटेगरी में समस्यात्मक बालक हैं, उनमें भी विशिष्ट बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में भी विशिष्ट बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालकों में भी विशिष्ट बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि बालकों में भी विशिष्ट बालक होते हैं। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं ना उनमें, और जो सामान्य बालक होते हैं, एवरेज बालक होते हैं ना, उनके अंदर अंतर हम देखेंगे। उसके बाद में छठा पॉइंट हमारा रहेगा मानसिक बुद्धि से मंद बुद्धि बालक जो होते हैं ना, मानसिक बुद्धि बालक और मानसिक बुद्धि से मंद बुद्धि बालकों के बारे में देखेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम समझेंगे। इसके अलावा अगला और लास्ट हमारा पॉइंट आएगा इस चैप्टर के अंदर बाल अपराध। क्या आएगा दोस्तों? बाल अपराध। बाल अपराध ये आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको समाहित भी किया गया है, नई शिक्षा नीति में भी इसको शामिल किया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं ज़्यादा, तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे हम सब चीज़ को। तो बाल अपराध की प्रकृति और स्वरूप देखेंगे, बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बाल अपराध की विशेषताएं, और बाल अपराध को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, बाल अपराध की कैसे अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं ना उनके बारे में, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस चैप्टर का पूरा डायग्राम हो गया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको किसी भी हालत में आप याद कर लेना। मैंने आपको सारा कोर्स लगभग करवा दिया है। इसके बाद में 2-3 चैप्टर और बच रहे हैं आपके, बाकी आपका कंप्लीट कोर्स हो चुका है। तो इसको ध्यान से शुरुआत से क्लास नंबर 1 से देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए पढ़ाई के अंदर। मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। एग्ज़ाम जिस दिन होगी ना आपकी, उस दिन ही पीछा छोड़ूंगा मैं आपका, ऐसे समझो। और उस दिन आपका पेपर बहुत शानदार करवा के मानूंगा। पिछली बार अपन ने ऐसा किया था, और अब की बार भी अपन जो भी पिछली बार कोई कमियां रह गई थी उनको भी सुधारते हुए अब आगे अपन और बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये पहली बार मैंने ये साइकोलॉजी CDP को ही कंप्लीट करवा दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ा मुझे लगा है कि आप अगर CDP आपकी अच्छी होती है ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें एक चीज़ होती है, एक तो इसको समझने से आपका संस्कृत की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, जो भी आपके 2 लैंग्वेज होती हैं, तो उनमें भी तो 15-15 प्रश्न आते हैं। 15-15 तो आपके सब्जेक्ट लैंग्वेज के वो होते हैं, और 15-15 प्रश्न शिक्षण विधियों के आते हैं। तो वो प्रश्न आप
ये पूरा कोर्स करके बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। देखो आप ये कोर्स जब पूरा कर लोगे ना, तब उसके बाद में आप शिक्षण विधियाँ पढ़ना। ऐसे देखो कि यार अपने को ये सब कुछ आता है, ऑलरेडी सब कुछ आता है, पर उससे पहले ये पूरा कोर्स कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका जो चार्ज है। जो भी ये क्लासेज मैं ले रहा हूँ इनकी PDF आपको एग्ज़ाम दरबार ऐप पे मिल जाएगी। अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, एग्ज़ाम दरबार के नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी PDF। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा कि इस लाइन के ऊपर ही ध्यान देना होगा, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। जैसा कि मैंने आपको बताया, विविध से मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इनको अपन कवर कर लेंगे इस चैप्टर में। अधिगमकर्ता से मतलब हो गया जो पढ़ने वाला है, मतलब जो बालक है पढ़ रहा है। अधिगम मतलब जो सुनने वाला, जो पढ़ने वाला होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स लर्निंग, ठीक है, लर्नर्स। तो अधिगमकर्ताओं की समझ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तो देखो इसमें यही है कि हर बालक की वातावरण और आनुवंशिकता अन्य बालकों के समान नहीं होती है। कोई भी बच्चा है, हर बच्चे को एक प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता, हर बच्चे को। आनुवंशिकता भी देखें तो आनुवंशिकता के हिसाब से भी हर बच्चे के माता पिता आनुवंशिकता के हिसाब से भी अलग ही होते हैं। तो इस असमानता के कारण ही बालकों में मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार के गुणों में सार्थक भिन्नता पाई जाती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जब अपन ने वैयक्तिक भिन्नताएं पढ़ी थी, वैयक्तिक भिन्नताएं। तो तब भी मैंने ये कहा था कि कोई भी बालक हो इस संसार में, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, ट्विंस ही क्यों ना हो, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। ये प्रकृति की देन है, किसी ने भी प्रकृति को समान नहीं बनाया है। तो बस वही बात है कि ये यहाँ पर ये लाइन यही कहना चाह रही है कि हर प्रकार के बालकों में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अन्य कई गुणों के हिसाब से सार्थक भिन्नता पाई जाती है। भले वो 19-20 का ही फर्क हो, लेकिन भिन्नता अवश्य ही रूप से पाई जाती है। आप खुद ही सोच करके देख लो, क्या कोई इस दुनिया में दो समान लोग हैं क्या, जो सेम टाइम में एक ही काम करते हो, सेम टाइम में एक ही विचार उनके दिमाग में आता हो, है ना? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो कोई मशीन नहीं कर सकती है। तो वही बात है कि हर बालक समान नहीं होता है, ना वंशानुक्रम के हिसाब से, ना वातावरण के हिसाब से, ना शारीरिक और ना मानसिक हिसाब से। असाधारण या विशिष्ट बालक के बारे में बात करते हैं। क्या होता है असाधारण बालक और विशिष्ट बालक? तो इसके बारे में करो एवं करो की एक परिभाषा है दोस्तों, इसको अपने को देखना होगा। इसमें कहा गया है कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और ये विशेषता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। क्या कहना चाह रहा है? सामान्य, क्या बोल रहा है? करो सामान्य से थोड़ी विशिष्ट हो, मतलब औसत से थोड़ी विशिष्ट हो। तो वो बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी बताई थी? सामान्य बालक की 109 तक बताई थी ना मैंने, 110 तक ले लीजिए, आप पकड़ लीजिए 110। तो 110 से लेकर के आप मान लीजिए 120 या 115 या 116 यहाँ तक का जो बच्चा होता है, जिसका IQ लेवल इतना होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। करो क्या कह रहे हैं कि ऐसा बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, अब यहाँ पर तो केवल बुद्धि की बात हो रही है, IQ की बात हो रही है। तो इसमें मानसिक रूप से तो अपन ले लिया 110 प्लस हो गया, 110 बुद्धि लब्धि से प्लस वाला। अब शारीरिक रूप से भी ऐसा बालक होना चाहिए जो औसत बालक से ज़्यादा हो, मतलब उसका शरीर थोड़ा हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, शारीरिक रूप से वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। सामाजिक, जो सामाजिक उसका व्यवहार है, समाज में कैसा वो बिहेव करता है, वो भी सामान्य बालक से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। संवेगात्मक रूप से भी वो बालक सामान्य बालक से अच्छा होना चाहिए। संवेग उसके मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति की नहीं होनी चाहिए, गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, क्रोधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, है ना? इस तरह के संवेग नहीं होने चाहिए, वो भी औसत बालक से अच्छे होने चाहिए। और ये विशेषता इस स्तर की होनी चाहिए कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भाई ये सारे संवेग, ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसमें हैं, लेकिन इनको और बेटर बनाया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा? विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से। विशेष प्रशिक्षण किसको दिया जाता है? असाधारण या विशिष्ट बालक को। समझ गए? तो विशेष प्रशिक्षण मिलता है ऐसे बालकों को जो औसत से अधिक विशिष्ट होते हैं, तो वो बालक विशिष्ट कहलाएंगे, वो बालक असाधारण बालक कहलाएंगे। समझ गए? चलो एक बात करते हैं अपन सामान्य बालक की, एवरेज जो बच्चा होता है उसकी। जिन बालकों के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, ऐसे बालक
जिनके गुण होते हैं ना वो समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी मेथड अपन देखते हैं, कोई भी प्रयोग अपन देखते हैं, कोई समूह के अंदर एक प्रयोग किया गया है मान लीजिए किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो उस प्रयोग के अनुरूप वो बच्चा है, उस प्रयोग में फिट बैठ रहा है वो बच्चा उनके प्रयोग के हिसाब से, तो ये वो सामान्य बालक हो जाएंगे। जैसे कौन से, जैसे प्रयोग किया गया कई बालकों के ऊपर, तो जिनका बुद्धि लब्धि जो है वो मान लीजिए 190 से लेकर के 110 तक की बुद्धि लब्धि वो सामान्य बालक की कैटेगरी में आते हैं। तो बस वही कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे। एक है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब हो गया जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण विद्यमान होते हैं। अब देखो विशिष्ट बालक मैंने बता दिया था आपको, मंदबुद्धि बालकों में भी विशिष्ट बालक होते हैं और ज़्यादा प्रतिभाशाली बालकों में भी विशिष्ट बालक होते हैं और सामान्य बालकों में विशिष्ट बालक होते हैं। सब में हर कैटेगरी में विशिष्ट बालक पाए जाते हैं। तो जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा, मतलब यहाँ पर अपन ने बात करी है समूह प्रतिमानों की, तो समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण विद्यमान हो। ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, एवरेज से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एवरेज से कम भी हो सकते हैं। ऐसे समझो आप, तो अपने वाली भाषा में कोई बच्चा 6th क्लास के अंदर है और उस बच्चे का जो IQ लेवल है ना, या शारीरिक स्तर पे या संवेगात्मक स्तर पे उसकी सोच जो है, मानसिक स्तर पे उसकी सोच जो है वो 8th क्लास की है, ठीक है, वो 8वीं क्लास के भी सवाल हल कर देता है वो बच्चा। या फिर 6ठी क्लास का बालक है और उसको 5वीं क्लास या 4थी क्लास के सवाल भी हल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये जो 6ठी क्लास में बालक है वो या तो वो 8th क्लास का भी सोल्व कर रहा है तो ये भी विशिष्ट बालक होगा, और 4th क्लास का भी सोल्व नहीं कर पा रहा तो ये भी विशिष्ट बालक होगा। लेकिन 6th क्लास के अंदर जो बालक है और वो 6th क्लास की सब चीज़ें सोल्व कर पा रहा है, ना तो ये कर पा रहा है, नहीं ये तो खैर कर ही देगा वो पिछले वाली तो क्योंकि पढ़ करके आया है, लेकिन ना ये कर पा रहा है, तो वो बालक फिर विशिष्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये बालक भी 6ठी क्लास में गया तो 4थी क्लास का भी नहीं कर पा रहा है। हाँ बिल्कुल, जब 4थी का नहीं कर पा रहा है तो 6ठी का कैसे करेगा आप बताओ, तो ये बालक भी विशिष्ट हो गया। अब ये सिंपल भाषा में समझा दिया है विशिष्ट बालक का मतलब। ठीक है, अब आगे जैसे विशिष्ट बालक का समझ आए कोई भी नाम तो आप वहाँ पे समझ जाना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बारे में देखते हैं। किसके? विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इन बालकों के प्रकारों के बारे में अपन बात करें तो एक प्रकार तो होता है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक से मतलब, विशिष्ट बालक से मतलब समझ गए हो तुम लोग। अब ज़्यादा और कम वाला क्लास के अंदर 6ठी क्लास का 8वीं का भी कर पा रहा है, 9वीं का 4थी का नहीं कर पा रहा है, और एक बालक 8वीं का भी कर पा रहा है, तो दोनों बालक आपके विशिष्ट होंगे शैक्षिक रूप से। ठीक, एक सामाजिक रूप से होते हैं विशिष्ट बालक। अब सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक होंगे ना, इनके अंदर कौन कौन से बालक आएंगे? इनके अंदर एक तो जो असमायोजित बालक होते हैं ना, असमायोजित बालक वो आ जाएंगे। इसके अंदर एक जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, समस्यात्मक बालक वो आ जाएंगे। इसके अंदर जो मैं कह दूं कि जो विचलित बालक होते हैं या फिर जो नशे के आदी होते हैं ना, वो बालक भी इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी के अंदर संवेगात्मक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं ना, वो भी आते हैं। संवेगात्मक रूप से पिछड़े बालक, माइनस लगा रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाना। और इसी के अंदर जो बाल अपराधी बालक होते हैं ना, बाल अपराधी बालक वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। वो हालांकि आगे आ जाएगा अपना, मैंने कैटेगराइज कर रखा है इन सबको, इनमें देख लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देख रहे हैं कि विशिष्ट बालकों के प्रकार। अब इसमें शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों के अंदर अपना शैक्षिक रूप से तीव्र बालक, अयोग्य बालक, पिछड़े बालक वो आएंगे। सामाजिक में ये आ जाएंगे। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं इनके अंदर जैसे श्रवण दुर्बल बालक जो होते हैं, गामक अयोग्य बालक होते हैं, एक विकलांग बालक होते हैं, है ना, और एक बोलने में और सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वो बालक इनके अंदर आते हैं शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में। एक होता है बौद्धिक या फिर मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, तो इनके अंदर प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये 4 प्रकार है और ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों प्रकार आपके लिए। तो विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बारे में पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रकार विशिष्ट बालकों का नहीं है, तो ये 4 प्रकार आपको समझ में आने चाहिए, याद होनी चाहिए। अब इनके अंदर कौन कौन से बालक आएंगे वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को। तो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों के अंदर कौन कौन से बालक आएंगे? नशे के आदी बालक, जो बालक नशा करना सीख जाते हैं।
अब देखो ऐसा नहीं है कि बालक नशा अपने आप से करता है, उसको कोई नशे का नॉलेज भी नहीं होता है, लेकिन उसकी जो संगति होती है ना, इस नशे का क्या कारण हो सकता है, क्यों बालक नशे का आदी हो जाता है। तो कई बालकों की संगति ऐसी होती है जो गलत वातावरण में पलते बढ़ते हैं, उनके परिवार में या तो फिर वो ऐसा देखते हैं, या फिर वो अपनी जो मित्र मंडली होती है उसके अंदर कोई ऐसा बालक है जो ऐसा ऑलरेडी कर रहा है, तो उसकी देखा देखी करके वो बालक ऐसा कर रहा है, या फिर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको गलत काम सिखा रहे हैं। तो इस वजह से बालक नशे का आदी हो जाता है। एक होता है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक भी दोस्तों क्या करता है ना, ये बालक भी अपने आप में खुद से बाल अपराधी नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको या तो माता पिता का सपोर्ट होता है तब, या फिर माता पिता उसको डांटते नहीं है, माता पिता उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब बालक बाल अपराधी होता है। ठीक है। असमयोजित बालक होता है। असमयोजित बालक से मतलब हो गया दोस्तों, जो बालक अपने आप को वातावरण के साथ में समायोजित नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो असमयोजित बालक होता है। ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी, धन की कमी, परिवार के वातावरण की कमी, पढ़ाई के लिए उचित वातावरण की कमी, ये सब कारक डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं इस पर। एक होता है विचलित बालक। जो बालक अपनी जो एज के बालक होते हैं ना, उनके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं ना, तो वो विचलित बालक की कैटेगरी में आता है। एक बालक होता है संवेगात्मक रूप से पिछड़े हुए बालक। संवेगों के रूप में पिछड़े हुए बालक, भाई 6 साल का बच्चा है तो 6 साल के बच्चे में संवेग जो है ना, वो 3 साल के बच्चे के ही हैं। ठीक है। यानी कि वो अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, ठीक से नहीं दौड़ पा रहा है, ठीक से नहीं कई काम कर पा रहा है, तो 3 साल के बच्चे की जैसे बिहेव करता है वो। ठीक है। वो समस्यात्मक रूप से पिछड़े बालक हो गए, संवेगात्मक रूप से पिछड़े बालक हो गए। संवेगों की बात कर रहे हैं अपन, गुस्से वाला बालक। ठीक है। वो 3 साल वाला नहीं आएगा, हाँ आएगा वही संवेग, मतलब 3 साल वाले बच्चे के रोना धोना रूठना वोना ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। एक होता है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है उस बालक को। ठीक है। आपने ये क्यों किया, ये नहीं करने था, ये मैं करता, ये आपने क्यों कर दिया, हर चीज़ में समस्या। तो ये सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों के प्रकार हो गए हैं दोस्तों। इसके अलावा हम आगे अगर बात करते हैं शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों की। ठीक है भाई, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों मैंने बताया, इनके अंदर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक आएंगे। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया ना, 6ठी क्लास का बच्चा 4th क्लास का भी हल नहीं कर पा रहा है, और एक 6ठी क्लास का बच्चा 8वीं क्लास के भी सवाल हल कर पा रहा है, तो दोनों बच्चे आपके शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक होंगे। ठीक है। शैक्षिक रूप से तीव्र बालक। तीव्र बालक का मतलब हो गया 6ठी क्लास का बच्चा 8वीं क्लास का सोल्व कर पा रहा है, तो ये भी तीव्र बालक हो जाएगा शैक्षिक रूप से। शैक्षिक रूप से अयोग्य बालक होते हैं। अयोग्य बालक हो गया मतलब 6ठी क्लास का बच्चा 4th का भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, वो शैक्षिक रूप से अयोग्य बालक है। और भी कई सारी चीज़ें इसमें डिपेंड, बस ये सिंपल सी बात हो गई। इसमें आगे चलें अपन अगर, तो बौद्धिक या मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। भाई 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक और बौद्धिक या मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। तो ये हैं अपने बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक। अब बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आएंगे, एक तो सृजनशील बालक आएंगे, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक आते हैं, जो गॉड गिफ्टेड बालक होते हैं ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन, वो आ जाएंगे इसमें, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है। एक होता है मानसिक रूप से मंद बालक, मतलब मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है। ये बालक इसके अंदर आते हैं, किसमें, मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों में। सृजनशील बालक हो गए क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है। तो क्रिएटिव बालक क्या आता है ना, नया मतलब कोई 6ठी क्लास का बालक है वो 10वीं क्लास के सवालों को भी हल कर पा रहा है। कोई 6ठी क्लास का बालक है वो मैथ्स जो है ना, 10वीं क्लास की मैथ में उसको रुचि है। 6ठी क्लास की को तो वो 1 महीने में ख़त्म करके फ्री कर दिया, 7वीं को कर दिया, 8वीं को, 9वीं को, 10वीं को, क्रिएटिव अलग अलग नया कर रहा है। नए ये वाले जो बालक होते हैं ना, ये साइंटिस्ट बनते हैं, बड़ा स्केल पे काम करते हैं ये बालक। ठीक है। हाँ। इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड बालक, इनके बारे में आगे अपन सारे बालक आ जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक, ये इनकी समझ जो होती है ना ज़्यादा विकसित हो जाती है। इन बालकों का सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता इनके अंदर पाई जाती है, ध्यान केंद्रित करने की योग्यता इन बालकों में होती है, कई सारी चीज़ें हैं इनकी, अभी इनको आगे अपन पढ़ेंगे एक एक को। ठीक है। इसके अलावा चौथा है अपना दोस्तों शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। अब शारीरिक रूप से विशिष्ट जो बालक होते हैं, ये श्रवण और दुर्बल बालक होते हैं, मतलब सुनने में इनको समस्या होती है, समझने में, जो कोई बोल रहा है ना उसको समझने में इनको समस्या होती है, तो वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होंगे। इसके अलावा वाक बधित बालक,
वाक मतलब बोलने में भी इनको समस्या होती है। एक होता है गामक अक्षम या अयोग्य, गामक अयोग्य बालक भी होते हैं। गामक का मतलब हो गया बालक की जो मांसपेशियां होती हैं और जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका समन्वित रूप से कार्य करना, तो वो नहीं कर पाते हैं इन दोनों के माध्यम से। एक होता है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो। एक होता है दृष्टि बाधित बालक, जिनको देखने में, यानी कि विकलांग जो बालक होते हैं ना वो भी। अब शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में ये सारे के सारे पांचों के पांचों आएंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम आपके समझ में आ ही गया है। विशिष्ट बालकों के बारे में अपन ने प्रकार देख लिए, विशिष्ट बालकों के सारे जो विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं वो अपन ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बालकों की कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों, परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो, स्किनर और हैरीमैन ये दोनों मनोवैज्ञानिक मिलकर के क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है, मतलब कि 100 बालक हैं तो उनमें से एक बालक प्रतिभाशाली होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ओके, या फिर आप ये कहिए कि 100 बालकों की एक क्लास है तो उसमें सबसे बुद्धिमान जो बालक है वो एक बालक ही आएगा, वो 1% पे है। किसके अकॉर्डिंग? स्किनर और हैरीमैन के अकॉर्डिंग। तो स्किनर और हैरीमैन क्या मानते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है। दुनिया में जो भी बालक है ना, मान लीजिए दुनिया में 50 करोड़ बालक हैं तो 50 करोड़ बालकों का 1% जो होगा वो प्रतिभाशाली कैटेगरी में आएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। कोल्सनिक कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, प्रतिभाशाली बालकों के बारे में कहा कि प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में श्रेष्ठ हो, जो हमारे समाज को नई दिशा दे। भाई कोई भी बालक है जो 8th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, अब 8th क्लास में उसके साथ ही बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन बालकों के अंदर 8th क्लास के अंदर एक बच्चा या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कुछ अलग हट करके उन बालकों से होते हैं कई कामों के अंदर। तो बस यही कहना चाहते हैं कोल्सनिक। एक है क्रो एवं क्रो की परिभाषा। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि जो बालक गणित, कला, आर्ट, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, विशेष एबिलिटी अगर वो रखता है इन सब में से एक से अधिक में, भाई गणित में तो रखता ही है, उसके अलावा संगीत में रख रहा हो, गणित के साथ में अभिनय में रख रहा हो, गणित के साथ में कला में रख रहा हो, या फिर संगीत के साथ में वो कला में रख रहा हो, अभिनय में रख रहा हो, तो वो बालक क्या होगा, विशिष्ट योग्यता बालक होगा, विशेष योग्यता रखने वाला बालक है, विशिष्ट बालक उसको माना गया, ठीक है। तो ये क्रोम क्रो की परिभाषा है। टर्मन और मैरिल की परिभाषा भी देख लीजिए। टर्मन और मैरिल क्या कहते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल 140 प्लस है वो प्रतिभाशाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए टर्मन के अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि स्तर 140 प्लस वाले बालक कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो प्रतिभाशाली में आते हैं। वो अपन ने देख लिया था बुद्धि के अंदर, मैंने ये डायग्राम बता दिया था आपको, तो उससे आपको याद होगी ये चीज़। हैक क्या कहते हैं, हैक कहते हैं कि 125 बुद्धि लब्धि से अधिक वाले जो बालक होते हैं ना वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कौन से? 125 बुद्धि लब्धि से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक। और टर्मन और मैरिल क्या मानते हैं, 140 प्लस वाले। टर्मन और मैरिल ने तो आपको प्रतिभाशाली किसको कहा, 140 प्लस बुद्धि लब्धि वालों को, और हैक ने 125 प्लस बुद्धि वालों को कह दिया, ठीक। बेंटले ने क्या कहा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 110 के ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये भाई साहब सही कह रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो ये सही कह रहे हैं, पर ऐसा भी सही नहीं है क्योंकि इनसे ऊपर के सारे बालक तो प्रतिभाशाली नहीं होते। भाई 110 बुद्धि लब्धि से प्लस वाले बच्चे जो होते हैं उनकी 80% भी बनती है, 95 भी बनती है, 99 भी बनती है, किसी की 99.99 भी बनती है। तो 110 ऊपर प्लस वाले बेंटले ने मान लिया। किसी भी समुदाय के 2% बालक बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली होते हैं, किसी ने ये भी कह दिया। ये ज़्यादा मान्य है दोस्तों। भाई कोई भी समुदाय है उसमें 2% बालक बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली होते हैं। ओके, चलो इसके अलावा प्रतिभाशाली बालकों की बात करें अपन, तो जो बालक समाज के मान्य व्यवहार को अपनाते हैं ना वो अमान्य व्यवहार का त्याग करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, जो बालक समाज के मान्य व्यवहार को अपनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, भाई समाज के जो नियम है, समाज जिन चीज़ों को मानता है उनको मानने वाले जो बालक होते हैं ना वही तो होंगे प्रतिभाशाली।
और जो समाज जिस व्यवहार को नहीं मानता है या समाज जिस व्यवहार को त्याग करता है वो बालक भी उस व्यवहार का त्याग करते हैं, तो उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता उनकी बढ़िया है। ठीक है। यूएसए के कमीशन ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी कक्षा है उसके अंदर 3 से 5% बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जा सकता है। भाई एक क्लास है उसके अंदर 100 बालक हैं, उनमें से 3 से 5 बालक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। यूएसए के कमीशन ऑफ एजुकेशन में कहा गया है। प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी की बात करें तो किसी भी समुदाय की 20% उच्चतम जनसंख्या का भाग इसमें आता है। प्रतिभाशाली की बालकों की श्रेणी की बात करें तो कोई भी समुदाय है उसकी 20% से उच्चतम जनसंख्या जो है वो इस कैटेगरी में आती है, प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में। किसी भी समाज का ले लो आप एग्जाम्पल, फिर वहाँ पे क्लियर है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाओं के बारे में और प्रतिभाशाली बालक की जनरल नॉलेज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ने इसमें देखी हैं। आगे चलें अपन तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। तो देखो अब इसके अंदर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है। जिज्ञासु कैसे? ये बच्चे देखो आप कई सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं ये क्या होता है, फिर उसके अंदर आपने बता दिया ये क्या है, ये चांद है। चांद के बारे में उन्होंने पूछा ये क्या है, चांद है। अब वो कहेंगे चांद क्या होता है, फिर आपने कहा ये पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। फिर वो कहेंगे क्यों चक्कर क्यों काटता है, फिर आप कहेंगे इसका कारण बताएंगे। फिर कहेंगे ये चक्कर काट रहा है तो दिख तो नहीं रहा है, ये चक्कर काटता हुआ भगता हुआ दिख तो नहीं रहा है। फिर आपने समझाया ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसका एक अलग सिस्टम चलता है, हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, कई सारी चीज़ें आप वो आगे से आगे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये ऐसे ही बालक होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका दृष्टिकोण जो होता है ना, सामाजिक दृष्टिकोण इनका सकारात्मक होता है। समाज के अंदर देखें तो इनकी अच्छी पैठ होती है, लोगों से अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। ये तीव्र स्मरण शक्ति होती है इनकी, कोई भी आपने बात उनको समझाई तो वो उनको जल्दी से याद कर लेंगे। ठीक है, और कुछ याद करी हुई चीज़ें इनको फटाफट से याद आ जाती हैं जहाँ पर भी आप इनको देखोगे, तो ये बात भी हो गई। आगे अपन बात करें, ये अपने समुदाय में अधिक लोकप्रिय होते हैं। जो भी समुदाय रहता है इनका उसके अंदर ये क्या है ना दोस्तों, ये लोकप्रिय होते हैं बालक। अब हो सकता है आप में से भी कई दोस्त हैं वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो समुदाय के अंदर ये लोकप्रिय होते हैं। समुदाय मतलब आसपास का जो परिवेश है उसके अंदर लोकप्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगने वाले बालक होते हैं क्योंकि ये सबका कहा करते हैं और कोई गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें ध्यान केंद्रित करने की योग्यता होती है। ध्यान केंद्रित मतलब आप कुछ पढ़ा रहे हो बालकों को, तो कई बालक नहीं देखते, आप एक बार पढ़ाने से ही समझ जाते हैं सब कुछ, और कई बालकों को 5 बार पढ़ाने पर भी नहीं घुसता उनके भेजे में, तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ये बालक अपना ध्यान केंद्रित बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर व समायोजित होते हैं। इनके जो संवेग होते हैं ना, संवेग इनके स्थिर होते हैं और समायोजित होते हैं, ऑलरेडी एडजस्टेबल होते हैं। इनके जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं ये बालक। इसके अलावा इनका शब्द भंडार व्यापक होते हैं। व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनका शब्द भंडार। इनके शब्द भंडार में काफ़ी शब्द होते हैं तो उनका भी प्रयोग करके इनकी मेमोरी अच्छी होती है। इसके अलावा कार्य करने की योग्यता इनकी स्वतंत्र होती है, मतलब ये किसी के ऊपर अपना डिसीजन नहीं छोड़ते, खुद के डिसीजन ही खुद ले लेते हैं। इनके अंदर इतना दिमाग होता है कि अपन जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, और आप उनको कहोगे ना तो वो आपकी सुन लेंगे, आपको कुछ जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो करेंगे खुद की। ये बालक ऐसे होते हैं। ये बालक जन्मजात ही प्रतिभाशाली होते हैं। ये जन्म से ही आपको नहीं लग जाता यार ये बालक तो बड़ा होकर कुछ ना कुछ तगड़ा करेगा, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ ये कर रहा है, इतनी ये चीज़ें याद, इतना बोलता है, इतना दिमाग लगाता है, तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सामान्य समझ अधिक विकसित होती है इन बालकों की, जो सामान्य समझ होती है वो ज़्यादा विकसित होती है इनकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में। आगे अपन देखें इनकी और कुछ विशेषताएं हैं, ये सारी सकारात्मक विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बालक ज़्यादा कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं, मतलब सकारात्मक सोच होती है इनकी। प्रतिभाशाली बालक उद्देश्य या लक्ष्य केंद्रित होते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है ना वो बिल्कुल फिक्स होता है। मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं उसी के लिए काम करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सरकारी शिक्षक बनना है तो मैं सरकारी शिक्षक बन रहा हूँ
और ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षक के साथ में पटवारी की भर्ती आ गई बीच में तो पटवारी की भर्ती की तैयारी कर लेते 1-2 महीने क्या हो रहा है ना। पुलिस की आ गई, पुलिस की कर लेते 1-2 महीने क्या हो रहा है। शिक्षक की तो अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स ही नहीं हुई ना। तो ऐसे बालक को ना तो ये मिल पाती है, ना पटवारी मिल पाता है, ना फिर शिक्षक बन पाता है वो। आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। मेरे को 3rd ग्रेड का टीचर बनना है तो बनना है, फिर कुछ भी हो जाए। आपका फिक्स होना चाहिए मेरे को रीट क्लियर करनी है या मेरे को जो मेन एग्ज़ाम है 3rd ग्रेड का वो क्लियर करना है। ठीक है, वही चीज़ है मेन। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। 1st ग्रेड बनना है, 2nd ग्रेड बनना है, जो भी आपको बनना है वो बनना है, बस वही फिक्स होना चाहिए, उसी के ऊपर काम करो बस। फिर कुछ भी आए फिर कोई मतलब नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता इनकी होती है, मतलब कोई भी चीज़ है जो उनको गलत लग रही है तो वो उसकी आलोचना कर सकते हैं। भाई कई बार आप मनोविज्ञान में, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्या बाल विकास में, ऐसे भाई इसकी आलोचना इन मनोवैज्ञानिकों ने करी, फिर इन मनोवैज्ञानिकों की आलोचना इन मनोवैज्ञानिकों ने करी, फिर इनकी बात आई। ठीक है भाई, मन, मस्तिष्क, व्यवहार, चेतना, वो नहीं पढ़े थे अपन ने स्टार्टिंग में। तो वो है आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता इनके अंदर पाई जाती है। नेतृत्व की क्षमता व स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता होती है इनकी। नेतृत्व भी कर सकते हैं कई सारे लोगों का एक साथ में, परिवार का नेतृत्व कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप उन्होंने बनाया, स्कूल वालों ने मान लीजिए स्पोर्ट्स का एक ग्रुप बना दिया, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप का नेतृत्व, पूरी क्लास का नेतृत्व कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्लास का मॉनिटर बनाया जा सकता है ऐसे बच्चों को। स्वतंत्र डिसीजन ये ले सकते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन व विवेचनात्मक चिंतन की योग्यता भी होती है। अमूर्त चिंतन से मतलब आप समझते हैं, अच्छे समझा चुका हूँ मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है। पिछली क्लास में बताया था कि अमूर्त चिंतन का संबंध वस्तु का जो भीतर होता है ना, भीतरी भाग, मतलब जो ज़्यादा अंदर की बातों को निकाल करके लाए, वस्तु के मूल कारण को जाने, मूल तत्वों के बारे में बात करें। कई सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं मूर्त चिंतन को, और अमूर्त चिंतन को अपन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे, और मूर्त जो चिंतन होता है उसको आप कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलेंगे। ठीक है, तो मूर्त चिंतन का मतलब हो गया, अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया बहुत अंदर की बातों को, सिद्धांतों को, अंदर की बातों को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के अध्ययन करना। सिंपल, ये अपनी कक्षा के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम में भी रुचि लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे कक्षा का पाठ्यक्रम है तो इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जान लिया, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया, कुछ और चीज़ों के बारे में जान लिया, प्रतिभाशाली तभी तो कहलाएंगे। प्रतिभाशाली बालक कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। कठिन मानसिक कार्यों का मतलब ये बालक मैथ्स में अच्छे होते हैं, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में काफ़ी अच्छे होते हैं। जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा रुचि होती है इनकी। ये विषय का गहन अध्ययन करते हैं, जिसमें गहन ज्ञान होता है ना, उसका ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं ये बालक। ठीक है, तर्क करने की योग्यता होती है इन बालकों की। ये टीचर को बता सकते हैं कि आप ये गलत बता रहे हो, ये बताओ ये सही है, ये गलत है। ठीक है, समस्या समाधान की योग्यता भी होती है इनके अंदर, ये खुद से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए तो स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता इनमें पाई जाती है। तो ये होते हैं सकारात्मक विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। अब अपन बात करते हैं नकारात्मक विशेषताओं के बारे में। तो नकारात्मक विशेषताएं, ये दूसरों की आलोचना भी करते हैं। ये बालक हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं। ठीक है, गृह कार्य को करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं, हस्तलेख इनका ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। इनकी प्रवृत्ति होती है ना, विद्रोह करने वाली होती है, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं। ये बालक नियम व सिद्धांतों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। भाई कई समाज में गलत नियम होते हैं, या फिर तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका दिमाग तो वैसे ही ज़्यादा चलता है, तो ये आवाज़ उठाते हैं उनके बीच में, उनके खिलाफ। प्रतिभाशाली बालक अभिमानी होते हैं, इनको है ना थोड़ा सा ईगो भी होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं। कई बार आप एग्जाम में, आपके पास में कोई बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आता है ना, तो आपने उसको क्वेश्चन पूछ करके देखे होंगे, पर वो नहीं बताता है ना, तो वो बात आती है यहाँ पे, वो नहीं बताता है, फिर आप गाली निकालते हो, यार तेरे को कहीं जा रही हो, मैंने बताता मैं भी पास हो जाऊँ, है ना। स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ईर्ष्यालु भी होते हैं, दूसरों को देख करके जलते हैं, यार मेरे से ज़्यादा इसके नंबर नहीं आ जाने चाहिए, तो इस टाइप के बालक होते हैं ये। तो ये नकारात्मक विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। आगे चलो, आगे अपन देखते हैं समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। तो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्यात्मक बन जाते हैं। ऐसी कोई असामान्य बात होती है जो उनको कुछ सामान्य बालकों से अलग दिखाती है।
बाल अपराधी बालक होते हैं, ये ऐसे समझ लीजिए। तो बाल अपराध का मतलब हो गया असामाजिक व्यवहार, समाज के हिसाब से व्यवहार करने वाले तो प्रतिभाशाली बालक हो गए, लेकिन जो बालक समाज के हिसाब से नहीं चलते हैं वो असामान्य बालक होंगे या बाल अपराधी बालक होंगे। चोरी डकैती वाले, मार पिटाई करने वाले बालक, है ना, और ये गुटखा जर्दा खाने वाले, है ना, ये सब दारू वारू पीने वाले, वो सारे बालक। तो हेडफील्ड ने क्या कहा कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। सिंपल, हेडफील्ड की परिभाषा याद रखना। स्किनर ने क्या कहा, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में मानी जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ठीक है भाई, कोई बड़ा आदमी है, मान लीजिए 14 साल से ऊपर का कोई बच्चा है या 18 साल के ऊपर का बच्चा है, तो उसने किसी को पीट दिया, पिटाई कर दी उसकी, है ना, और एक अपन बात करते हैं 8 साल का बच्चा है, उसी ने वो भी अपराध कर दिया, तो हो सकता है 8 साल के बच्चे से किसी की हत्या हो गई हो। ठीक है, किसी की हत्या। अब वो 8 साल का बच्चा किसी की हत्या कर देता है तो उसको इतना बड़ा पाप नहीं मान सकते आप, इतना बड़ा अपराध नहीं मान सकते, उसको एक उल्लंघन मान सकते हो हालांकि आप, लेकिन ये भी कई सारे पक्ष में उसके ऐसे भी हो जाएंगे कि यार इसकी गलती नहीं थी, इस बालक ने ऐसे जानबूझ के थोड़ी किया, यार तो बालक है क्या समझता है। लेकिन वही चीज़ अगर 20 साल का कोई बच्चा कर दे तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, ये कहना चाह रहे हैं स्किनर यहाँ पे। गुड क्या कहता है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न या अलग हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, वो बाल अपराधी बालक होते हैं। बस समाज विरोधी व्यवहार ही आपका बाल अपराध कहलाता है। सिंपल, इन्होंने तोड़ मोड़ के बड़ा छोटा ऐसे कर रखा है। ठीक है, अब इसका एक सामान्य अर्थ देखते हैं, जनरल मीनिंग देखते हैं बाल अपराध की। समस्यात्मक बालक से मतलब है, समस्यात्मक बालक आ जाए तो बाल अपराध समझ जाना। तो समस्यात्मक बालक से मतलब है ऐसे बालकों से जो प्राय अपने परिवार एवं विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, परिवार में भी करते हैं, विद्यालय में भी करते हैं। ये अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर ही नहीं पाते हैं और इनका व्यवहार भी अन्य बालकों से भिन्न होता है, अलग होता है। यानी कि ऐसे बालक समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन बालकों के व्यवहार से सबको प्रॉब्लम होते हैं, सबको बुरा लगता है इनका व्यवहार, क्योंकि गलत ही व्यवहार करते हैं। इस चीज़ को उठाया, उसको फेंका, मोबाइल तोड़ दिया, कुछ भी उनके हाथ में आया तोड़ दिया, फेंक दिया, गुस्सा कर दिया, ये सब चीज़ें। तो ऐसे बालक समस्यात्मक व्यवहार होते हैं कि कोई बालक आ गया उनके घर में तो उसकी पिटाई कर दी, कूट दिया उसको, चल दोबारा मत आना, ठीक है, ऐसी बातें, ये काम करते हैं। ये चोरी करने वाले बालक होते हैं, झूठ भी बोल देते हैं ये अच्छी खासी। कार्य ना करने वाले बालक होते हैं, गृह कार्य भी इनको दिया जाता है तो वो गृह कार्य भी नहीं करते हैं ये बालक। तो अब देख लो आपके घर में अगर ऐसे बालक हो तो उनको सुधारो। एक परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने क्या कहा है, जिन बालकों का व्यवहार में व्यक्तित्व किसी बात को गंभीर रूप से असामान्य होता है वो समस्यात्मक बालक होता है। भाई असामान्य व्यवहार आपका कहलाएगा क्या, बाल अपराध। आगे चलो, आगे अपन देखते हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार। जैसे अपन ने प्रतिभाशाली बालकों के प्रकार नहीं देखे थे, वैसे अपन समस्यात्मक बालकों के प्रकार देखते हैं। तो समस्यात्मक बालकों के प्रकारों में एक तो आता है एकांत प्रिय बालक। समस्यात्मक बालक ये एकांत प्रिय होते हैं, इनको एकांत पसंद होता है। झूठ बोलने वाला बालक होते हैं ये, गुस्सा या क्रोध करने वाले बालक होते हैं ये, विद्यालय में देर से आने वाले बालक होते हैं ये, चोरी करने वाले बालक होते हैं। मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ है ना वो आपकी समस्यात्मक बालक की है, अपने को वैसे ही पता लग जाएंगी ये सब चीज़ें। गृह कार्य ना करने वाले बालक होते हैं, विद्यालय से पलायन मतलब विद्यालय से बीच में ही टाइम से पहले ही भाग जाने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, जैसे टीचर ने उसको पिटाई कर दी, टीचर ने किसी बच्चे की क्या कर दी, पिटाई। कोई भी टीचर है क्लास के अंदर, उसने किसी बच्चे की क्या कर दी, पिटाई कर दी। तो एक बच्चा नहीं कहता आजा तू बारान देख लो, तू देख आज तुम मैं ही बताऊँ लो, मेरी पिटाई करियो तू, आजा बारान सड़ा को माँ तो फोड़ लो, ऐसे नहीं बोल देते हैं क्या बच्चे कई। तो वो बच्चे होते हैं ये आक्रमणकारी बच्चे। छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक होते हैं ये, छोटे बच्चों को पिटाई करते रहते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बालक होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें समस्यात्मक बालकों की पहचान क्या होती है, कैसे समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हो। भाई ये सारी पहचान ही तो है, ये सारी झूठ बोलता है वो बालक समस्यात्मक बालक है, गुस्सा करने वाला समस्यात्मक बालक है, देर से आने वाला, ये सारी कैटेगरी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें मैच खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़, भाई ऐसे मान लो कि एक बच्चा है वो एक महीने में 3-4 बार लेट आता है, हो सकता है उसका एक दूसरा भी कारण हो सकता है, वो जानबूझ करके लेट ना हुआ हो, घर में कोई ऐसा काम हो गया हो या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसको बस नहीं मिली हो, गाड़ी लेट आई हो, ऐसे कारण हो सकते हैं। पर इन कारणों में बहुत ज़्यादा कारण अगर उस बच्चे में मैच करें तो फिर वो समस्यात्मक बालक है।
कैसे पता लगा सकते हैं समस्यात्मक बालक की पहचान? साक्षात्कार विधि के द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो बताए गए हैं काफ़ी सारे, उनके द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हो। पड़ोसी और संबंधियों से सूचना लेकर के, भाई आपका बच्चा आपके सामने तो ज़्यादा नहीं करेगा ना बदमाशी या फिर चोरी चकोरी कुछ झूठ बोलना, तो आप पड़ोसियों से उसके बारे में पूछ सकते हो कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है। विद्यालय प्रगति पत्र अभिलेख के द्वारा, विद्यालय का जो प्रगति पत्र होता है उसके अंदर भी बच्चे की डिटेल होती है कि ये बच्चा कैसा व्यवहार करता है स्कूल में, सब चीज़ें उसमें उसका होता है, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। इसके अलावा निरीक्षण विधि, बच्चे का निरीक्षण करके भी आप लोग समस्यात्मक बालक की पहचान कर सकते हैं। तो ये समस्यात्मक बालक के प्रकार हो गए और ये पहचान हो गई। अब चलते हैं अपन आगे, समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखो, संवेगात्मक रूप से ये बालक होते हैं ना, ये अस्थिर होते हैं, इनके संवेग स्थिर नहीं होते हैं, उथल पुथल ही मची रहती है इनके दिमाग के अंदर। अनुशासनहीनता होती है, अनुशासन में कभी रहते ही नहीं है, ये हमेशा अनुशासनहीनता ही करते हैं, नियम तोड़ना, स्कूल के भी, समाज के भी, घर के अंदर भी, ठीक है, किसी की बात ही नहीं माना। निम्न बुद्धि लब्धि वाले, इनकी बुद्धि लब्धि भी बहुत ही कम होती है, ऐसे मानो ये 70 के आसपास ही होते हैं, इसके भी नीचे हो सकते हैं। निम्न शैक्षिक लब्धि होती है इनकी, शैक्षिक बुद्धि लब्धि वही बात है। इसके अलावा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, स्कूल से भाग जाने वाले होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता होती है इनकी, शरीर से भी कमजोरी होते हैं और मानसिक रूप से भी कमजोरी होते हैं। तो इस समस्यात्मक बालकों की क्या है दोस्तों, बाल अपराधी बालकों की विशेषता है ये। इसके अलावा समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं के बारे में आगे अपन देखें तो कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे गृह कार्य ये नहीं करते हैं, घर वालों ने कोई काम बता दिया तो भग जाएंगे, दूर कहीं चले जाएंगे, ठीक है, घर से दूर, फिर थोड़ी देर बाद में आएंगे जब वो काम हो जाएगा तब। समायोजन में असमर्थ होते हैं, ये एडजस्ट कर ही नहीं कर पाते हैं कहीं भी, अपने अपने मस्त होते हैं, हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, दूसरों को देख करके जलने वाले बालक होते हैं, हठी होते हैं, आलसी होते हैं। हठी मतलब ये चाहिए तो चाहिए मेरे को, आलसी स्वभाव के होते हैं, काम नहीं करते हैं, गृह कार्य नहीं करते हैं, घर वालों का काम नहीं करते तो आलसी हो गए। यौन अपराध करने वाले बालक होते हैं, ये किसी लड़की को छेड़ देना है ना, उसके प्राइवेट अंगों के साथ में कुछ इधर उधर के काम कर देना है ना, वो सब चीज़ें गलत, ज़बरदस्ती है ना। निर्दयी स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर दया भी नहीं होती है, दयालु नहीं होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के, किसी को कूट दिया तो उसको मज़ा आता है, बल्कि गुस्सा मज़ा, बल्कि ऐसा होना चाहिए यार गलत हो गया, ये सब चीज़ है ना, तो वो होता है। आक्रामकता की प्रवृत्ति इनमें होती है, समझ चुके हैं अपन। सीमित आवश्यकताएं और अभिरुचियां इनकी होती हैं, आवश्यकताएं इनकी सीमित होती हैं, अभिरुचि भी इनकी सीमित ही होती है। तो ये समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है। समस्यात्मक बालकों को कैसे सुधारा जा सकता है, इनकी उपचार क्या है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले तो उपचारों के बारे में अपन देखें तो समस्यात्मक बालकों की जो उपचार विधि है दोस्तों, उपचार विधि में अपन देखते हैं, देखो तो बालक की उचित आवश्यकता की पूर्ति करके, जो उसको चाहिए, उस बालक को क्या चाहिए उसको पूछो, लेकिन चोरी नहीं करेगा, नहीं तो पिटाई हो जाएगी तेरी, बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। चोरी नहीं करेगा, उसको पीटेगा नहीं, तेरे को क्या चाहिए वो बोल, मैं ला करके देता हूँ। तो ये एक बढ़िया तरीका है। निदानात्मक उपचार विधि, उनका उपचार निदान करके, मतलब उनका जो क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों वो किसी दूसरे बच्चों को पीट रहे हैं, क्यों वो गृह कार्य नहीं कर पाते हैं, क्यों वो स्कूल से भग जाते हैं, या फिर क्या कारण, इसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा, बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा काम, तो उसका कारण जान करके उस चीज़ का निदान कर दो, निदानात्मक विधि होती है ये। मनोवैज्ञानिक विधियों के बारे में बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग करके इनका उपचार किया जा सकता है। अब ये भी मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिक विकास किया जाए। नैतिक साहस की भावना मतलब दूसरों के लिए सोचे, वो थोड़ा खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी वो सोचे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, उसको दूसरों के भलाई के बारे में जो लोग काम कर चुके हैं दुनिया में, जैसे गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, भगत सिंह, इन सब की प्रेरणात्मक कहानियाँ सुना करके उनको ऐसा साहस भर दिया जाए ताकि उनके अंदर थोड़ा चेंजेज आए। बालक को उचित वातावरण में रखना चाहिए, गलत लोगों के साथ में नहीं रखना चाहिए, परिवार में माता पिता के साथ में, माता पिता उनको ऊपर ध्यान देने चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, चलो भग जा, कोई दिक्कत नहीं, कर तुझे जो भी करना है, कहीं छोड़ देते हैं ना ऐसे ही खुद के ऊपर, तो वो बालक फिर उस प्रवृत्ति के बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा समस्यात्मक बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए। क्रोध, उसका जो गुस्सा है ना, उस पर नियंत्रण करना चाहिए, उसको समझानी चाहिए गुस्सा करने के क्या क्या नुकसान है, ठीक है, उसको काफ़ी सारे नुकसान बतानी चाहिए। गुस्सा करेगा मरेगा, गुस्सा करेगा तो कमज़ोर रहेगा, मोटा नहीं होगा, दूसरे लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, गुस्सा करेगा दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्सा करने के नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, समझाना चाहिए। बालक के खेल कार्य
आदि में अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जब वो खेल रहा हो तो उसको ऐसे नहीं कि नहीं क्या खेलता रहता है तू हमेशा ही, इधर आ पढ़ाई कर, ये नहीं, खेल रहा है उसको खेलने दो थोड़ी देर। सत्य बोलने वाले बालक की निडरता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे उन बालकों को बताना चाहिए कि देख वो कितना सही बोलता है, सत्य बोलता है, तो वो सब लोग उसको देखो अच्छे से रखते हैं, उसके घर वाले भी अच्छे से रखते हैं, उसको साइकिल भी ला करके देते हैं, उसको बाइक स्कूटी भी ला करके देते हैं, उसको उसकी हर चीज़ की पूर्ति होती है। लेकिन तू झूठ बोलता है, तो बता तेरे लिए कैसे करें हम ये सब काम। तो तू भी सत्य बोलेगा ना, आज से प्रोमिस कर, तो सत्य बोलेगा तो हम भी तेरे लिए सब कुछ करेंगे। घर वालों को ऐसा करना चाहिए। बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करनी चाहिए, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर समझाना चाहिए कि भाई देख, चोरी करेगा ना, तो चोरी करेगा तो पुलिस डंडे मारेगी, है ना, लोग भी तेरे को नहीं देखेंगे, तेरी शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, लुगाई कैसे आएगी तेरे, है ना। उचित और अनुचित के बीच में फ़र्क समझाना चाहिए, है ना। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब काम नहीं करनी चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, स्कूल पे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, स्कूल में अच्छे से रहना, गृह कार्य को करना, ये उचित काम है सारे, अनुचित काम नहीं करना, ठीक है। बालक को अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। अप्रत्यक्ष दंड का मतलब हो गया उसकी पिटाई बिटाई नहीं करनी चाहिए। दंड ऐसा देना चाहिए कि उसको समझ में आए कि हाँ यार ये चीज़ है। जैसे एक दूसरा बालक है, वो उसके 90% मार्क्स आ गए, उसके पापा ने उसको स्कूटी ला करके दी, ठीक है। तो अब अप्रत्यक्ष दंड क्या होगा उस बालक के लिए, बाल अपराधी बालक के लिए, ये होगा कि देख ले उसने 90% बनाई ना, तब उसके पापा उसको स्कूटी ला करके दिए हैं। अगर तू भी 90% बनाता ना, तो तेरे को भी स्कूटी ला करके देते। तो अब की बार अगर तू 70% भी बना लेगा ना, तो मैं तेरे को स्कूटी ला करके दूंगा। तो ये एक तरीका है अप्रत्यक्ष दंड देने का। चोरी का दोष नहीं लगाना चाहिए बच्चे के ऊपर। अगर उसने चोरी कर भी लिए ना, तो उसको दोष दे करके पीटना नहीं चाहिए। उसके अलग तरीके हैं, उसको समझाना चाहिए अच्छे से, देख चोरी करने के नुकसान उसको बताने चाहिए, फिर धीरे धीरे वो छोड़ेगा। अब मेरे को तू चोरी की कैसे, तूने क्यों की, तूने चोरी, अब देख तेरे को ये चीज़ चाहिए थी तो तू मेरे को बोल देता, मैं तेरे को ला देता, है ना, हम ला देते, तेरे को चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो छोड़ेगा ऐसे। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग में बदल देना चाहिए। जो ईर्ष्या की भावना है बालक की, उसको सहयोग में बदलिए। ईर्ष्या की भावना को सहयोग में बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है ये सही चीज़ें आप परिवार में ही, घर वालों को ही करनी पड़ेगी ये चीज़। बालक के आत्मसम्मान को मजबूत बनाना चाहिए। भाई तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तू 90% भी बना सकता है, तू क्लास में टॉप भी कर सकता है। उसको ऐसा आत्मसम्मान देना चाहिए बच्चे को, ठीक। चलो ये सारी चीज़ हो गई। अब अपन बात करते हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण क्या क्या होते हैं। जो बालक बाल अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो, मनोवैज्ञानिक कारण तो होता है सांवेगिक दोष। संवेगात्मक रूप से ये बालक बड़े ही ज़्यादा हीन प्रवृत्ति के होते हैं, संवेग इनके बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो मनोवैज्ञानिक कारण तो हो गया समस्यात्मक बालकों का संवेगात्मक दोष। अनुपयुक्त वातावरण इनको मिलता है। उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता तो अनुपयुक्त वातावरण समाज में, परिवार में, विद्यालय में। तो जिन बच्चों को उपयुक्त वातावरण मिलता है ना, घर में जैसे अच्छे से बच्चे को टाइम देने वाले घर वाले होते हैं, उसको खिलाने वाले घर वाले होते हैं शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि 15 साल का होने के बाद में आप उसको टाइम दे रहे हो। उसको बच्चे को जब से वो खेलना शुरू करता है ना बच्चा, तभी से बच्चे को टाइम देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 घंटे बच्चे को हर दिन देने चाहिए। बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। समाज में, परिवार में, विद्यालय में, फिर वो सब काम सही करेगा। उचित वातावरण दोगे तभी बच्चा समस्यात्मक व्यवहार नहीं करेगा, अदरवाइज समस्यात्मक ही बनेगा बच्चा। शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं, शारीरिक दोष हो सकता है, विकृति हो सकती है। शारीरिक दोष कई सारे हो सकते हैं, उसकी कोई बीमारी हो सकती है, तभी बच्चा समस्यात्मक हो सकता है। मूल प्रवृत्तियों का दमन आप नहीं करेंगे बच्चे का। भावना ग्रंथियों का विकास, मूल प्रवृत्तियों का दमन, भावना ग्रंथियों का विकास। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक समस्यात्मक व्यवहार के कारण होते हैं, तो मंदबुद्धि बालकों को भी आपको थोड़ा सही करना होगा। मंदबुद्धि बालक वो होता है जिसमें सामान्य बालक से कम बुद्धि होती है। ये सामान्य बालक में कितनी कम है, ये निश्चित करने के लिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। इसके लिए एक तो मंद अधिगमकर्ता बालक जो होता है, मंद अधिगमकर्ता बालक की जो मंदबुद्धि वो जो बुद्धि होती है वो 75 से 90 होती है IQ लेवल, ठीक है। जो अपन ने वो देखा था ना डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन बुद्धि वाले चैप्टर के अंदर। तो बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 75 से 90 होती है। इन्हें सामान्य कक्षाओं में ही शिक्षा दी जा सकती है। सामान्य कक्षाओं में शिक्षा दी जा सकती है इनको, इनके लिए अलग से क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। ये बालक इतना तो समझ सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा काफ़ी सारे बालक होते हैं, सबसे ज़्यादा बालक जो होते हैं ना, वो सामान्य बालकों के बाद में ये इनका ही नंबर आता है भाई। 91 से 109 तक का जो कैटेगरी है, उसके बाद में यही सबसे ज़्यादा बालक होते हैं, मंद अधिगम करता बालक, ठीक है।
इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, ये उसी में शिक्षा ले सकते हैं। एक होता है अल्प बुद्धि बालक, 75 से कम वाले, कितने 50 से 75 IQ वाले बालक, बुद्धि लब्धि वाले, ये मूर्ख बालक की कैटेगरी में आते हैं। इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा और अलग तरीके की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। किस तरीके से इन बालकों को सिखाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक मेथड आपको अपनाने पड़ेंगे। तो 2 कारण तो ये हो गए 4 भागों में से। एक है दोस्तों गूढ़ बुद्धि बालक, गूढ़ या मूढ़ बुद्धि बालक जो होते हैं ना, मूढ़ बुद्धि बालक, ये तो मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं 25 से 50 बुद्धि लब्धि वाले, ये तो उनसे भी बिल्कुल आधे हो गए। तो मूढ़ बुद्धि बालक कहलाते हैं 25 से 50 वाले। ये शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं होते हैं, इनको शारीरिक प्रशिक्षण ही दिया जा सकता है। शिक्षा इनके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है, भेजा इनके होता ही नहीं है, ऐसे मान लो आप तो, ठीक है। एक होता है बिल्कुल जड़ बुद्धि, इनसे भी कम, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, इन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान ही नहीं किया जा सकता। इनको खेल में भी प्रशिक्षण नहीं दे सकते आप। ये परिवार समाज पर पूरी तरह से भार बन करके रहते हैं। ऐसे नहीं बोलते धरती माड़ा बोझ है तू, तो ये अपनी देखभाल स्वयं तक नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं तक देखभाल, ना कोई कपड़ा फटा पुराना, ना नहाने का, ना धोने का, ना खाने का पीने का, कुछ सतुना नहीं होता इनको। ये जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब अपन बात करते हैं मंद बुद्धि जो बालक होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के मध्य होती है। ज़्यादातर जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब सामान्य अवधारणा के अनुसार बात करें तो इनकी बुद्धि लब्धि से 25 से 70 के मध्य होती है। सामान्य अवधारणा तो वो सामान्य अवधारणा है, और वैज्ञानिक तरीके से हम देखें अकॉर्डिंग टू डायग्राम के, तो फिर वो 50 से 75 बुद्धि लब्धि, ये ज़्यादा मान्य है, ओके। इसके अलावा हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बालक करीब करीब सामान्य बालकों से नीचे ही रहते हैं भाई, उनके नीचे ही है, करीब करीब उनके आसपास में होते हैं। ऐसे मान लो ये बालक जो होते हैं ना, इन बालकों की परसेंटेज 50-60 के आसपास में रहती है आज के टाइम में स्कूल के अंदर, 10th क्लास में 12th क्लास में, वो बालक इस कैटेगरी में आते हैं। मंद बुद्धि बालकों की स्मृति शक्ति जो होती है ना, वो दुर्बल और सृजनशीलता भी इनकी कम होती है। याद करने की शक्ति भी कम होती है एज कम्पेयर टू सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों के, और क्रिएटिविटी भी इनमें कम होती है। ये ज़्यादा नया दिमाग में नहीं लगाते हैं, जो हो रहा है वो होने दो इनके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिकांश ज्ञान प्रयास और भूल से सीखते हैं, मतलब ये प्रयास ज़्यादा करते हैं सीखने के लिए, बार बार रटने पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये, और भूल जाते हैं, फिर उसको सीखते हैं, दोबारा से देखते हैं। क्योंकि मंदबुद्धि बालकों में सूझबूझ व अंतर्दृष्टि की मात्रा बहुत कम होती है। सूझबूझ मतलब याद रखने की क्षमता इनमें कम होती है। जितनी शिक्षा एवं सामान्य बालक 12 मास में ग्रहण करता है ना, उतनी शिक्षा मंदबुद्धि बालक 18 से 24 महीने में ग्रहण करता है, मतलब लगभग डबल टाइम लगा देता है। देख लो बाप, कोई बालक सामान्य या फिर सृजनशील बालक जो होता है, प्रतिभाशाली बालक, वो 1 घंटे में कोई चीज़ को याद कर रहे हैं, तो इस बच्चे को 2 घंटे लगेंगे उस चीज़ को याद करने में। इनमें बगनासा की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कार्य में इन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर बगनासा क्या होती है? बगनासा मतलब कुंठा भी बोल सकते हो उसको, फ्रस्ट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हो, कुंठा। ठीक है, क्यों उत्पन्न होती है कुंठा? कुंठा इसलिए उत्पन्न होती है, मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको क्लास के अंदर फर्स्ट आना है, पहले स्थान पर आना है। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो वो पहले स्थान पर नहीं आ पाता है। अब इसके अंदर क्या क्या अवरोध बना? अवरोध बन सकता है उसका क्रमबद्ध पढ़ाई नहीं हुई हो, उसके स्तर के जो प्रश्न उसने तैयार किए थे वो ना आए हों, ठीक है, कोई पारिवारिक परेशानी हो, रात्रि में उसको बिजली ना मिली हो, या उसको पढ़ने के लिए उचित वातावरण ना मिला हो। तो इस कंडीशन में बच्चों को बगनासा उत्पन्न होती है, मतलब कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए उनको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। वो 9 या 10 वर्ष की आयु से पहले लिखना पढ़ना वर्तनी याद करना नहीं चाहता। ठीक है, इतनी बड़ी एज में भी 5 साल का बच्चा, मतलब 10 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे में 5 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, ऐसे समझ लो। ये बालक दैनिक जीवन की क्रियाओं को आसानी से नहीं कर पाते हैं और वो धीमी गति से सीखते हैं। ठीक है, चलो अब IQ वर्गीकरण के अकॉर्डिंग 10 साल के बच्चे की इनमें से बुद्धि लब्धि होती है 7.5, भाई 5 से लेकर के 7.5 साल तक की होती है, क्योंकि 50 से 75 है ना वो, तो इस हिसाब से। आगे देखिए, बाल अपराध के बारे में बात करते हैं। बाल अपराध के बारे में यहाँ पर एक परिभाषा है दोस्तों, किसकी? हेडफील्ड की। हेडफील्ड क्या कहते हैं? हेडफील्ड कहते हैं कि बाल अपराध का मतलब है असामाजिक व्यवहार, समाज के अनुसार व्यवहार नहीं है, असामाजिक व्यवहार है। ठीक है, जो व्यवहार समाज के नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है वो असामाजिक व्यवहार होता है। गुण क्या कहते हैं? गुण कहते हैं कोई भी बालक जिसका व्यवहार
सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न या अलग हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सकते हो, वो बाल अपराधी बालक है। ठीक है भाई, समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलने वाले इधर उधर के काम, चोरी चकारी, भागना फिरना, ये सब चीज़ें बाल अपराध में आती हैं। 18 से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध जो होता है वो बाल अपराध कहलाता है। ठीक है भाई, ओके। सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला जो व्यवहार है वो आपका क्या कहलाएगा? बाल अपराध कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? बाल अपराध कहलाएगा, राइट। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन कहते हैं मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। बस इतने से कह करके निकल जाते हैं वैलेंटाइन। तो क्या कहते हैं कि बाल अपराध का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी कानून को भंग करना ही बाल अपराध है। ठीक है, छोटी उम्र में कानून को भंग करना बाल अपराध है, वैलेंटाइन ये कहते हैं। तो बाल अपराध की सिंपल सी परिभाषाएं हैं, ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? बाल अपराधी जो बालक होते हैं दोस्तों, इनकी प्रकृति के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, तो झूठ बोलना और चोरी करना, ये बालक कैसे होते हैं दोस्तों? झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले। घर से पलायन, घर से भाग जाने वाले बालक होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो बालक होते हैं विद्यालय में देर से जाने वाले बालक होते हैं। समाज विरोधी गतिविधियों में रुचि लेते हैं ये। समाज विरोधी गतिविधियां जो होती हैं ना, समाज में विरोध वाली गतिविधियां, उनके अंदर ज़्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। मान लीजिए कोई दंगा हो गया समाज में, ठीक है, कहीं पर किसी जगह पे, तो वहाँ पे ज़्यादा रुचि लेते हैं ये। अनुशासनहीनता ज़्यादा दिखाते हैं। बस और रेल के अंदर बिना टिकट यात्रा करने वाले होते हैं। सार्वजनिक स्थलों में तोड़फोड़ करने वाले बालक होते हैं ये। नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। दीवारों पर गंदे चित्र बनाना, अनुचित उचित बातें लिखना वहाँ पे, और बड़ों का विरोध करना, छोटे बालकों को परेशान करना, ये सब चीज़ अपन देख चुके। अब अगर आगे बात करें दोस्तों अपन बाल अपराधी बालकों की विशेषताओं के बारे में, तो कुप्पुस्वामी ने यहाँ पर एक चीज़ बताई है बाल अपराधी बालकों के बारे में। कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है दोस्तों? इन्होंने कहा है कि ऐसे बालक वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? वर्तमान आनंद। इनको भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। वर्तमान में इनको आनंद आना चाहिए, बाकी इनको भविष्य से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बालक निडर होते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं और आक्रामक होते हैं। ये डरते नहीं है ये किसी से ही, आक्रामक होते हैं, निडर होते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, विद्रोह कर लेते हैं किसी के भी साथ में। ऐसे बालक स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं ये। ठीक है, ऐसे बालकों का अध्ययन के अंदर मन नहीं लगता है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है इनका। कहीं नहीं बोलते यार मेरे तो पढ़ाई में माथो ही गुंचाल है यार, कहाँ ही पढ़ डाला। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है इनका, ये बोलने में काफ़ी तगड़े होते हैं। समस्या को उचित विधि से हल नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, गलत ही तरीका अपनाएंगे समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, अब किसी ने मान लीजिए लड़ाई हो गई, और लड़ाई के अंदर समझ लीजिए उस लड़ाई को ध्यान से बातें करके प्यार प्रेम से माफ़ी मांग करके तो सुलझाया जा सकता है ना, लेकिन वो लड़ाई को ज़्यादा अग्रेसिव बनाएंगे, ज़्यादा गुस्से में आएंगे और मारपीट पे आएंगे। हो सकता है उनका काम तमाम हो जाए। तो इस तरीके से समस्या को सुलझाते हैं ये। उच्चाधिकारियों की आज्ञा भी नहीं मानते हैं। मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हेडमास्टर की आज्ञा नहीं मानेंगे, कर ले क्या करता है। ऐसे बालक आवेगशील प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे बालकों की शारीरिक संरचना आयताकार होती है, चौड़े वोड़े होते हैं ये, हष्टपुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं। प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक रूप से संतुलित ये होते ही नहीं है। प्रेम से कोई मतलब नहीं इनको, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से मतलब नहीं है। अनैतिक काम करते हैं ये। अनैतिक मतलब खुद के बारे में सोचते हैं, नैतिकता से मतलब होता है कि दूसरों के बारे में सोचना। संवेगात्मक संतुलन इनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, तभी ऐसा काम करते हैं ये। ऐसे बालक सत्ता के विरोधी होते हैं, सत्ता के विरोधी होते हैं, सत्ता के आगे झुकते भी नहीं हैं। शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले बच्चे होते हैं ये। ठीक है, शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं ये, सत्ता का नहीं मानते हैं, सत्ता के खिलाफ रहते हैं हमेशा। ठीक है भाई, कानून तोड़ते हैं तो सत्ता के खिलाफ होते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों बाल अपराधी बालकों के कारण क्या हो सकते हैं। बाल अपराध के कारण अगर अपन देखें तो बाल अपराध के कारण जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के बाद के कारण और जन्म के बाद के कारण, ये दो प्रकार के आएंगे। जन्म से पूर्व मतलब पेट में, इनके कारण हो सकते हैं माता पिता द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन। भाई जो माता है वो माता ही, पिता का तो खैर क्या ही मतलब रहेगा जन्म से पहले। जो माता है वो नशीले पदार्थों का सेवन करती हो, दारू वारू, सिगरेट विगरेट,
कुछ भी ऐसा कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करती हो तो वो एक कारण बनता है। बच्चा पेट में नशीला हो जाएगा फिर तो उसका संवेगात्मक सिस्टम वहीं बिगड़ जाएगा। वंशक्रम का प्रभाव भी पड़ता है, वंशक्रम है ना, मतलब माता पिता कैसे हैं उनका प्रभाव पड़ता है। माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहता है, मतलब ज़्यादा डिपेंड करता है माता का स्वास्थ्य तो वो कैसा है, अच्छा है तो अच्छा उसका बच्चा अच्छा ही होगा फिर तो, ठीक है। जन्म के समय के कारण क्या हो सकते हैं, जन्म के समय के कारण है समय से पूर्व प्रसव, मतलब 9 महीने से पहले बच्चा जन्म ले लेना, प्रसव से संबंधित दोष, प्रसव के अंदर जन्म के अंदर कई प्रकार के दोष हो जाना। जन्म के बाद के कारण की बात करें, जन्म के बाद के कारण है तनाव और चिंता, ठीक है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, किसी दुर्घटना का हो जाना, ठीक है, अचानक मस्तिष्क को क्षति पहुंच जाना, मादक पदार्थों का सेवन, भाई कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें दिमाग को चोट आ जाए तो बालक ऐसा बन सकता है, अचानक मस्तिष्क में क्षति आ जाए, मादक पदार्थ जो है नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन अगर करता हो तो बालक ऐसा बन सकता है। तनाव और चिंता भी एक कारण बन सकता है ऐसे बालक बनने के लिए, ठीक है। तो ये सब बाल अपराध के कारण है दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक कारण अगर अपन देखें, क्या देखें, सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारणों में आर्थिक विषमता का पाया जाना, आर्थिक विषमता मतलब पैसे वैसे की कमी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, समाज के प्रतिमान के रूप में, गंदी बस्तियां और जो युद्ध क्षेत्र हों ऐसे काम कर लेना, ठीक है। ये बाल अपराध के कारणों में ही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं सामाजिक कारण जो है बाल अपराध के कारणों में ही है। आर्थिक विषमता, समाज के प्रतिमान, गंदी बस्तियां, सामाजिक रूढ़िवादिता, सामाजिक स्तर पर निम्न होना, मित्र मंडली, बेरोजगारी और गलत संगति, समाज का दूषित वातावरण, ये सब सामाजिक कारण हैं बाल अपराध के। इसके अलावा दूसरा सामाजिक कारण है शारीरिक कारण, ठीक है, वो सॉरी दूसरा बाल अपराध का कारण है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में यौनांगों का तीव्र विकास होना, इनके का शारीरिक दोष, शारीरिक बीमारियां, ये कई कारण इसमें होते हैं, ठीक है। अविकसित शरीर, ठीक से शरीर का विकसित नहीं होना। इसके अलावा तीसरा बाल अपराध का कारण है दोस्तों संवाद वाहक के साधन। संवाद वाहक के साधन हो गए यौन संबंधी पत्रिकाएं पढ़ना, मतलब गलत चीज़ें, जैसे मोबाइल है तो उनके अंदर भी गलत चीज़ें पढ़ना, गलत चीज़ें देखना, वो सब चीज़ें हो गई। श्रव्य दृश्य साधना, चलचित्र, ये गलत चीज़ें ही देखना ओनली, बिल्कुल, ठीक है, वो संवाद वाहक के साधन हो गए। इसके अलावा पारिवारिक कारण भी होते हैं बाल अपराध के। पारिवारिक कारण जैसे परिवार का वातावरण गलत ही रहेगा, परिवार का वातावरण सही नहीं रहेगा तभी तो बाल अपराध बनेगा। परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार, परिवार के सदस्य उस बच्चे के साथ में गलत व्यवहार करते हैं तो ऐसा कारण बन सकता है। नैतिक रूप से पिछड़ा परिवार, ठीक है, नैतिकता की शिक्षा ही नहीं देता हो वो परिवार तो ऐसे बालक ऐसे बनेंगे। माता पिता का चरित्र कैसा है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, चरित्र खराब है ना, ऐसे गंदी नज़रों से किसी को देखना, बालक के सामने गाली गलौज करना, कुछ भी कहते रहना, तो वो सब चीज़ें इसका कारण बनते हैं, बच्चे फिर वैसे व्यवहार करते हैं। तिरस्कृत बच्चे, समाज के द्वारा तिरस्कार कर दिया गया हो। पारिवारिक स्थिति का कमज़ोर होना, ठीक है, पारिवारिक स्थिति को आप आर्थिक रूप से देख सकते हो, किसी और कारण से भी देख सकते हो, तो शिक्षा के क्षेत्र से भी देख सकते हो पारिवारिक स्थिति को, तो वो कारण बनते हैं इसके। 4 तो ये कारण हो गए। इसके अलावा 5वां कारण है विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय की स्थिति को देखा जाए, विद्यालय के अंदर कैसे अच्छे टीचर हैं, कैसे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से। अनुशासन का अभाव विद्यालय के अंदर, ठीक है, विद्यालय में तकनीकी साधनों का अभाव, अभिभावकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, विद्यालय की जो संस्था है विद्यालय, वहाँ के टीचर्स का। अध्यापकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ में, किसी बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ में गलत कर रहे हैं। परीक्षा की प्रणाली गलत है, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है तो बच्चा ऐसा व्यवहार करेगा। खेल और मनोरंजन के साधनों का अभाव, जब बच्चा खेलेगा नहीं तो उसका दिमाग वैसे नहीं चलेगा। विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, कैसा वातावरण है विद्यालय का सामग्रिक रूप से देखा जाए तो। एक अनुवांशिक कारण भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों, बाल अपराध के कारण में अनुवांशिक कारण भी आते हैं। तो अनुवांशिक कारणों में हम देखें तो एक है शारीरिक रचना, अपराधी प्रवृत्ति, उत्पादक गुणसूत्र, ये 3 चीज़ें आती हैं इसमें, ये याद कर लेना। ये प्रश्न बस डायरेक्ट ऐसे पूछता है, इनमें कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, समझने वाली चीज़ें अपन ने सब समझ लिया है। एक होता है वैज्ञानिक कारण, ठीक है, वैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक कारण है हीन भावना या निराशा, बच्चे की ग्रंथियों का निर्माण स्तर, बौद्धिक कारक, संवेगात्मक असंतुलन और मानसिक विकार या मानसिक रोग, ये वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। अब ये वैज्ञानिक कारण क्यों है, क्योंकि इन चीज़ों का पता वैज्ञानिक विधियों के द्वारा लग सकता है इन सब का, ठीक है, जो अपन ने वैज्ञानिक विधियाँ पढ़ चुके हैं सब की सब।
अब दोस्तों लास्ट में अपन देखते हैं बाल अपराधी जो बालक होते हैं ना, बाल अपराधी बालकों की रोकथाम के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, कैसे बाल अपराध को रोका जा सकता है। तो देखो, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करके, पाठ्यक्रम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आप ऐड करो डे टू डे अलग अलग, तो उनसे रोका जा सकता है बाल अपराध। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करो, ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो बाल अपराधी बालकों के ऊपर ध्यान दें, उनकी अलग से क्लास लें, उनको अलग से समझाएं। अच्छे और सुव्यवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी किताबें होनी चाहिए। बालकों के प्रति उचित व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, ऐसे अध्यापक हों जो बालकों के प्रति उचित व्यवहार करें। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उनको क्या चाहिए, खेलना है तो उनको खिलाइए, कुछ पढ़ना है तो उनको पढ़ाइए, देखना है तो उनको दिखाइए, अच्छी चीज़ें। बालकों के अध्ययन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वही बात आ गई पुस्तकालय वाली। अनैतिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो नैतिक नहीं है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। बालकों हेतु मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें दिखाना खिलाना, मतलब वही चीज़ आ गई। बालकों का आदर्श निर्देशन होना चाहिए, ठीक है, उनके जो निर्देशन जिसको सौंप रहे हो आप बालकों का, वो आदर्श भी होने आदर्शिक होना चाहिए निर्देशन। जैसे मान लीजिए आप APJ अब्दुल कलाम का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो बच्चों का, तो इस तरह के आदर्श होने चाहिए। बालकों की स्वतंत्रता, उनको कुछ हद तक स्वतंत्रता भी देनी चाहिए डिसीजन लेने में। अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्यों अनुत्तीर्ण हो रहा है बच्चा, समस्या का कारण जान करके समस्या का समाधान करना चाहिए। चलचित्रों पर नियंत्रण करना चाहिए, जो वीडियो वगैरह हैं गलत उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, मतलब एक हद तक सामाजिक दृष्टिकोण भी उनमें विकास किया जाना चाहिए। गरीब बच्चों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। परिवार, विद्यालय, समाज का उत्तम वातावरण होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना चाहिए, तब बाल अपराध को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर बाल अपराध, ये जो आपका विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है। अब इस चैप्टर के मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर करवाऊंगा कब, जब हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। कुछ ही दिन में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। मैंने लगभग शायद 1 महीना तो नहीं हुआ होगा शायद, या हो भी गया होगा, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि मैं 2 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। तो 2 महीने भी नहीं लगने दूंगा, मैं आपका जल्दी करवा दूंगा कोर्स। अब आप एक काम करें, एग्ज़ाम दरबार ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से जाओ और उसके अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। और अपन टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा मैं आपका। अगर आप ये मेरी पूरी क्लासेज ले चुके हैं, याद कर चुके हैं सब चीज़ें, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ना टेस्ट सीरीज में होगा ना ही आपके एग्जाम में होगा। बस ये है कि आप कंप्लीट कर लो जो क्लासेज आपको करवा रहा हूँ उनको। कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, पूरी क्लासेज कंप्लीट कर लो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है एग्जाम दरबार ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।